वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक मैजिकल फैंटेसी फिल्म। तो कहानी की शुरुआत 1930 लंदन की सड़कों से होती है, जहां जैक नाम का बंदा स्ट्रीट लाइट्स चालू कर रहा होता है। इस समय लालटेन जैसी लाइट्स लगाई जाती थी, उसे ही जैक चालू करने की कोशिश कर रहा होता है और वो हमें गाना सुनाते हुए लंदन के मौसम की खूबसूरती बयां कर रहा होता है कि सच में दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नजारा है। इसके बाद हमें घर को देख पाते हैं, जहां पर माइकल नाम का बंदा अपने परिवार के साथ रहता है। माइकल की माँ शोर मचाते हुए कहती है कि जल्दी प्लम्बर को बुलाओ, सिंक फट गया, सारा पानी घर के अंदर आ जाएगा, डूब जाएंगे सभी के सभी। तो सभी भी जल्दी जल्दी प्लम्बर को ढूंढने में लग जाते हैं और तब दरवाजे पे दस्तक होती है। तो बाहर सूट बूट वाले दो बंदे खड़े होते हैं। माइकल की माँ कहती, बड़ी अजीब बात है, लगता है प्लम्बर ने आजकल खूब तरक्की कर ली है, मस्त सूट बूट डालकर आते हैं, बताओ। तो वो बंदे पता है दोस्तों क्या कहते हैं कि माफ कीजिए मैडम, हम क्या आपको प्लम्बर नजर आते हैं? हम लॉयर्स हैं जो बैंक के कहने पर यहाँ पर आए हुए हैं, हमें माइकल से बातें करनी है, क्या आप उसको बुला सकती हैं? ये सुनकर माइकल की माँ हैरान कि ये लॉयर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो माइकल को उनके बारे में बताती है तो माइकल तुरंत उनको अंदर बुलाता है। लॉयर कहते हैं कि देखो, वैसे हमें नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत होगी कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, लेकिन फिर भी एक बार यादें ताजा कर देते हैं। आपने कुछ समय पहले बैंक से लोन लिया था, याद है आपको, जिसकी ईएमआई आप भरते हुए आ रहे थे, पर पिछले 3 महीनों से ईएमआई बैंक को नहीं मिली है। तो क्या आप बता सकते हैं कि आखिर खेल क्या है? तो माइकल कहता है कि माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 3 महीने पहले मेरी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई और वही सारी ईएमआई वगैरह चेक किया करती थी। उसके जाने के बाद मुझे अपने काम पर ध्यान ही नहीं हो पाया और उसके काम से जो भी पैसे आते थे वो अब नहीं आ रहे। लेकिन आप चिंता मत करिए, ईएमआई मैं भर दूंगा, क्योंकि उसी बैंक में मैं खुद काम करता हूँ। ये सुनकर लोएट्स कहते हैं कि आपकी पत्नी के बारे में सुनकर बुरा लगा, पर नियम तो नियम है, किसी के चले जाने से वो नहीं बदलते ना। 3 महीने लेट होने की वजह से बैंक वालों ने आपको 1 हफ्ते का टाइम दे दिया है। अगर इसमें आपने पूरे लोन के पैसे नहीं चुकाए तो मजबूरन आपको ये घर खाली करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। बेचारा माइकल उदास हो जाता है ये सुनकर। तब उसकी बहन जेन आती है, कहती है पिताजी ने बैंक के शेयर्स खरीदे थे ना, मुझे उम्मीद है कि उन शेयर्स की वैल्यू अब उतनी तो होगी जिससे हम अपना लोन क्लियर करवा सकते हैं। ये सुनकर लॉयर्स कहते हैं ये तो अच्छी बात है, आप शेयर सर्टिफिकेट्स जमा करवा दीजिए, आपका मामला सेट हो जाएगा, चलते हैं हम 1 हफ्ते के बाद मिलते हैं। इतना कहने के बाद लॉयर्स वहां से चले जाते हैं। माइकल तो अभी भी परेशान है कि इस घर से मेरी पत्नी की यादें जुड़ी हुई है, कैसे छोड़ूंगा मैं इस घर को। तो जेन कहती चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ये घर हमसे कोई नहीं छीन सकता, हमें जल्द से जल्द वो सर्टिफिकेट ढूंढना होगा, तभी कुछ काम बन पाएगा। इसलिए वो दोनों घर की तलाशी लेने लग जाते हैं। स्टोर रूम वगैरह चेक करने के दौरान दोस्तों माइकल को उसकी पत्नी का सामान भी नजर आता है, जिसमें कुछ ज्वेलरी होती है। एक पल के लिए वो सोचता है कि मैं इनको बेच दूं अगर सर्टिफिकेट ना मिले तो, पर फिर भी वो अपने आप को रोक लेता है कि मेरी पत्नी से जुड़ी कुछ तो चीजें हैं मेरे पास, उनको कैसे बेच सकता हूं मैं। और फिर वो और जेन बड़ी मेहनत से सब जगह की तलाशी लेते हुए एक एक कोने को छान मारते हैं, पर अफसोस दोस्तों उन्हें वो सर्टिफिकेट कहीं नहीं मिलता। अब ढूंढते हुए जेन को दोस्तों पुरानी पतंग दिखाई देती है। तो वो माइकल से कहती, याद है तुम्हें, बचपन में हम मम्मी पापा के साथ इसे उड़ाया करते थे। माइकल कहता है वो सब छोड़ो, जो चाहिए पहले उसको ढूंढो ना यार। इसीलिए वो उस पतंग को कचरे में डाल देता है, ये कहते हुए कि काम की चीज का तो अता पता है नहीं, बस कचरा भर के रखा हुआ है घर में। दूसरी तरफ माइकल के तीनों बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं और तब उन्हें हवा के जरिए उड़ती हुई वो पतंग दिखाई देती है, जिसे माइकल ने फेंक दिया था थोड़ी देर पहले। सबसे छोटा बेटा जॉर्ज उस पतंग को पकड़ने जाता है, लेकिन पतंग काफी बड़ी होती है और हवाएं बहुत तेज होने की वजह से वो उसे उड़ा के दूर ले जाने लग जाती है। लेकिन जैक बीच में आकर फिर जॉर्ज को पकड़ लेता है, पर हवा दोस्तों अभी भी इतनी तेज होती है कि पतंग कंट्रोल में आने का नाम नहीं लेती। जॉर्ज भी पतंग छोड़ने का नाम नहीं लेता, उसे वो पतंग कैसे भी करके चाहिए थी। और तब बादलों का घेरा हटता है और आसमान से मैरी नाम की महिला उसी पतंग को अपने हाथों में पकड़े होती है। ये देखकर तो जॉर्ज और बाकी दोनों भी दंग रह जाते हैं कि ये क्या है, ये आंटी हवा में कैसे उड़ रही है। और दोस्तों जैक जो कि मैरी के बारे में जानता था, वो बच्चों से कहता है कि मैरी आंटी वो कर सकती है पता है जो असंभव है, इनको तुम एक जादूगर समझ सकते हो, पर अच्छी वाली, जो जिंदगी में खुशियां भर देती है वो वाली। असल में दोस्तों ये क्या आपको बताएंगे, मैं आपको मैरी के बारे में बताता हूँ। तो ये एक नैनी है जो बच्चों को संभालती है, उन्हें खुश करने के लिए उन्हें जादुई सफर पर लेकर जाती है। ये मैरी नाम के कैरेक्टर को पीएल ट्रेवर्स नाम के एक राइटर ने अपनी किताब में लिखा था, तभी से कैरेक्टर बच्चों के बीच बहुत फेमस हो गया। मैरी पर एक मूवी भी आई थी 1964 में दोस्तों, जिसे डिज्नी वालों ने बनाया था और तब पहली बार बड़े पर्दे पर मैरी को देखा गया था, जिसे बच्चों ने उस समय बहुत ही पसंद किया। तो मैरी तीनों बच्चों से कहती है, अरे ऐसी तेज हवाओं में किसने कहा था तुम्हें घर के बाहर निकलने के लिए, चलो मेरे साथ तुम्हारे घर पर। इसके बाद मैरी तीनों को उनके घर लेकर आती है। वहां ही माइकल और जेन मैरी को देखकर बिल्कुल दंग रह जाते हैं कि मैरी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो अभी भी सेम वैसी दिखती हो जैसे हमारे बचपन में दिखती थी। तो दोस्तों जब माइकल और जेन छोटे थे तब मैरी भी उनका इस तरह ख्याल रखा करती थी, उन्हें मतलब जादुई सफर पर जाया करती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लग गए मैरी हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से दूर चली गई। माइकल और जेन ने बड़े होने के बाद उन जादुई सफर को महज एक सपना समझ लिया था कि शायद मैरी हमें वैसे सपने दिखाया करती थी, इसलिए आज भी वो दोनों मैरी को एक नॉर्मल नैनी समझते हैं। तो बच्चे माइकल से कहते हैं कि पापा आपको पता है मैरी हवा में भी उड़ सकती है, हमने अपनी आंखों से देखा,
पर मैरी कहती है तो बच्चे हैं, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, इनकी बातों पे ध्यान मत दो। तो तीनों बच्चे कहने लगते हैं कि माँ तो हमें छोड़कर चली गई, तो अब हमें मैरी आंटी ही चाहिए, यही हमारा ख्याल रखेंगी। पर माइकल कहता है बच्चों पता है ना हमारे पास पैसों की कमी है, हम नैनी हायर नहीं कर सकते। पर दोस्तों मैरी कहती है अरे उसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं इनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगी फ्री में, और इसके लिए एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। सुनकर माइकल बड़ा खुश हो जाता है। वेल मैरी तीनों बच्चों से कहती है कि चलो जल्दी से नहाने के लिए तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें नहलाऊंगी। ये सुनकर बच्चे कहते हैं इतनी सुबह सुबह माँ तो हमें कभी नहीं नहलाती थी, हमें ठंड लग जाएगी ना, हम शाम को नहाएंगे। तो मैरी उनको डांट कर कहती कि सुनो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, मेरी बात टालोगे तो पछताओगे। ये सुनकर बच्चे हैरान होते हैं कि अरे यार कहीं हमने किसी बुरी जादूगरनी पर भरोसा तो नहीं कर लिया जो हमें मार डाले। पर तब मैरी एक के बाद एक करते हुए सारी चीजें अपनी शक्तियों की मदद से बाथटब में डालने लगती है। वो अपने छोटे से बैग में से बड़ी सी शिप निकालती है, तो कभी बाथरूम के सिंक से बड़ा सा अम्ब्रेला। कमाल की बात तो ये थी दोस्तों कि इतना छोटा सा बाथटब इतनी चीजों को ऐसे अपने अंदर डाल रहा था मानो अंदर कोई ब्लैक होल हो। तो मैरी बच्चों से कहती कि बच्चों छलांग लगाकर घुस जाओ अंदर। ये सुनकर तीनों बच्चे तो पहले घबरा जाते हैं, पर मैरी के थोड़ा सख्ती दिखाने पर तीनों बच्चे बाथटब में चले जाते हैं। और तब अंदर आने के बाद उनको जो नजारा दिखाई देता है ना, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। बाथटब नहीं बल्कि पूरा समंदर बन चुका था। तीनों बच्चे समंदर की गहराइयों में आ चुके थे, जहाँ एक से बढ़कर एक मछलियां, बड़ा सा डक और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ बच्चे आसानी से सांस से भी ले पा रहे होते हैं। और इस तरह तीनों बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं होता कि मैरी आंटी ने तो कमाल कर दिया, अब तो हम सारा का सारा दिन नहाते रहेंगे। तो तीनों बच्चे बाथटब से बाहर आने के बाद चिल्लाते हुए माइकल के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि पापा आपको पता है हम समंदर की सैर करके आ रहे हैं अभी। पर माइकल तो सर्टिफिकेट को लेकर परेशान है, तो वो उनसे कहता है कि बच्चों अभी मैं कुछ जरूरी चीज ढूंढ रहा हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो जेन कहती कि देखो पिताजी का सेफ्टी डिपॉजिट बैंक में होगा, हम वहां जाकर देखते हैं, क्या पता उसके अंदर हमें वो सर्टिफिकेट मिल जाए। माइकल कहता है हाँ सही कह रही हो तुम। इसलिए वो दोनों बिना समय गंवाए बैंक के लिए निकल जाते हैं। अब दोस्तों सर्टिफिकेट ढूंढने के चक्कर में उन्होंने पूरा घर गंदा करके रख दिया था। तो मैरी बच्चों को अब सफाई का पाठ पढ़ाते हुए कहती है देखो बच्चों हमेशा याद रखना हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, जो चीज जहाँ की है हमें उसको वहीं रखनी चाहिए, वरना तुम्हारे पापा जैसा बुरा हाल हो जाएगा तुम्हारा, और जरूरत पड़ने पर वो चीज नहीं मिलेगी जिसकी जरूरत हो। इतना कहकर वो अपनी शक्तियों से सारे पेपर्स को बॉक्स में डाल देती है और जॉर्ज से कहती है इसे स्टोर रूम में रखो जाओ। तो जॉर्ज पेपर्स लिए वहां से चला जाता है और तब दोस्तों उसको एक पेपर के अंदर उसकी और उसके पूरे परिवार की एक स्केच बनी हुई नजर आती है जो बहुत प्यारी लगती है, इसलिए वो चुपके से उसको अपने पास रख लेता है। इधर बैंक आने के बाद माइकल अपने पिता का सेफ्टी डिपॉजिट चेक करता है, पर अफसोस दोस्तों उसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। बेचारा निराश हो जाता है कि अब हम क्या करें। तो जेन कहती है नहीं मुझे कुछ और सूझ रहा है। पिताजी के दोस्त चेयरमैन डंकन हुआ करते थे, हमें उनसे बात करनी चाहिए। पिताजी ने शेयर्स खरीदे थे तो उनके रिकॉर्ड्स होंगे ना जनरल के अंदर, इससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारे पास कितने शेयर्स मौजूद हैं इस बैंक में, मतलब और अभी उनकी क्या वैल्यू बनती है सब पता चल जाएगा। माइकल कहता है डंकन की तबीयत तो खराब है, इसलिए उनका बेटा विलियम नया चेयरमैन बना हुआ है, शायद ही उसे हमारे बारे में पता हो, फिर भी कोशिश करने में क्या दिक्कत है। इसलिए वो दोनों दोस्तों विलियम से आकर मिलते हैं। माइकल इसी बैंक में काम करता है तो विलियम उसको पहचान लेता है, फिर विलियम उसको सारा हाल बताता है। अब ये सुनकर विलियम रिकॉर्ड बुक्स मंगवाता है ताकि चेक कर सके कि इसमें कुछ एंट्रीज हैं भी या नहीं। पर चेक करने के बाद वो कहता है कि माफ करना यहाँ तो कोई एंट्री है नहीं, अगर तुम्हें कंफर्म करना है कि इस बैंक में तुम्हारे पिता के शेयर्स हैं तो वो सर्टिफिकेट ही लेकर आना होगा। वैसे एक हफ्ता है ना तुम्हारे पास, मैं कोशिश करूंगा उन रिकॉर्ड्स को ढूंढने की। तुम्हारे पास फ्राइडे 12 बजे तक का समय है, 12 बजते क्लॉक टावर बजेगा, उससे पहले तुम्हें सर्टिफिकेट लेकर आना होगा। अगर ला गए तो मैं तुम्हारा घर छीनने से बचा लूंगा, वरना तो पता है ना तुम्हें मैं उसूलों का कितना पक्का हूं, कुछ गलत होते हुए मुझसे देखा नहीं जाता। अब ये सुनकर माइकल कहता है कि ठीक है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, मैं कोशिश करूंगा वो सर्टिफिकेट समय पर लाने के लिए। इतना कहने के बाद माइकल जेन के साथ वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही दोस्तों हम देख पाते हैं कि रिकॉर्ड बुक में शेयर्स की सारी एंट्रीज मौजूद थी, पर तब भी विलियम ने झूठ कहा। वो तुरंत उन रिकॉर्ड्स को फाड़कर जला देता है क्योंकि उसकी काफी समय से माइकल के घर पर नजर थी और अब उसे जब मौका मिल रहा है तो वो इसको कैसे जाने देगा। इधर घर पर माइकल के बड़े बेटे जॉन को एक चीज याद आती है कि माँ हमेशा एक बॉल को संभाल कर रखा करती थी। उनका कहना था कि ये बेशकीमती है जिसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। तो जॉन अपने दोनों भाई बहनों को वो बॉल दिखाकर कहता है कि सुनो अगर हम इस बॉल को बेच देते हैं तो हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे जिससे हम इस घर को बचा सकते हैं। पर जॉर्ज और उसकी बहन कहते हैं पागल हो क्या, ये माँ का फेवरेट था, उनकी यादें जुड़ी हुई है इससे, हम इसको नहीं बेच सकते।
इस वजह से तीनों में बहस हो जाती है और बहस के चक्कर में वो बॉल नीचे गिरकर टूट जाता है दोस्तों। अब ये देखकर मैरी कहती है किसने तोड़ा इसको, तो तीनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। तभी दोस्तों बॉल के अंदर बना शेमस नाम का कैरेक्टर खुद आवाज लगाकर कहता है कि तीनों ने मिलकर तोड़ा है इसको। और ये सुनकर तीनों बच्चे हैरान कि यार बॉल कैसे बोल सकता है। और बॉल तोड़ने की वजह से शेमस की घोड़ा गाड़ी का पहिया टूट गया था, तो इसी वजह से वो काफी ज्यादा नाराज भी होता है बच्चों से। उसको कैसे भी करके बॉल ठीक करके ही चाहिए। साथ ही बच्चे भी उदास हो गए होते हैं। वो मैरी से कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारी माँ की निशानी हमसे टूट गई, जिसे जोड़ना अब इम्पॉसिबल हो गया है। तो मैरी कहती है इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता, हर इम्पॉसिबल के पीछे एक पॉसिबल छुपा होता है। इतना कहकर वो अपनी शक्तियों की मदद से सभी को उसी बॉल वाली दुनिया में लेकर जाती है, जो कि बिल्कुल कार्टून जैसी दुनिया है। यहाँ पर आकर दोस्तों बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। मैरी कपड़े को पहिए से बांध देती है, जो काम चलाने लायक हो गया था। इसके बाद मैरी बच्चों से कहती है चलो वापस चलते हैं, पर बच्चे कहते हैं हमें यहाँ की सैर करनी है, अच्छा लग रहा है, ये दुनिया बहुत ही कमाल की है, प्लीज हमें कुछ देर यहीं रहने दो। तो शेमस भी कहता है म्यूजिकल हॉल आज शुरू होने वाला है, आ जाओ बच्चों वहाँ की सैर करवाता हूँ तुम सभी को। बच्चे और खुश, और शेमस सभी को म्यूजिकल हॉल में लेकर जाता है, जो कि बिल्कुल किसी मेले जैसी जगह होती है दोस्तों। तो मैरी भी कहती है जितना चाहे उतना घूमो, पर याद रखना हम बाउल की दुनिया में हैं, इसका एक किनारा होगा, वहां से आगे मत चले जाना। तो बच्चे मान जाते हैं। म्यूजिकल हॉल के बाहर एक भेड़िया दोस्तों बच्चों के स्वागत में खड़ा होता है। वो कहता है कि हमने तो सिर्फ तुम बच्चों को बाउल के अंदर से खेलते हुए देखा था, और आज पहली बार सामने देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आओ आओ, तुम्हारे लिए कैंडीज वगैरह का बंदोबस्त करके रखा हुआ है। इसलिए बच्चे खेलते कूदते ही म्यूजिकल हॉल में आ जाते हैं, जहाँ अलग अलग जानवर गाना गाकर सुना रहे होते हैं। बच्चे मैरी से बेइज्जत करते हैं कि आप भी हमें गाना सुनाइए ना। तो मैरी भी उनके लिए न सिर्फ गाना गाती है बल्कि जैक के साथ मिलकर डांस भी करती है, जिससे तीनों बच्चों को बड़ी खुशी होती है। पर तब जॉर्ज की नजर दोस्तों हॉल के बाहर जाती है, जहाँ वो भेड़िया जॉर्ज का खिलौना चुराकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। अब जॉर्ज के सवाल करने पर कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो भेड़िया बताता है कि तुम बच्चों ने बाउल तोड़कर हमारे भाइयों के घर तोड़ दिए, कितने लोग परेशान हुए इसकी वजह से पता है तुम्हें, इसीलिए हम तुम्हारी चीजें चुरा रहे हैं ताकि अपना बदला ले सके। तो जॉर्ज कहता है कि देखो ये हमारी चीजें हैं, मैं तुम्हें इनको ले जाने नहीं दूंगा। और वो जैसे उसे छीनने की कोशिश करता है ना, वो भेड़िया उसको भी गाड़ी में डालकर वहां से ले जाने लगता है। ये देखकर जॉन और उसकी बहन दोनों उसको बचाने चाहते हैं। तभी वहां पर शेमस भी आ जाता है, जो सभी को अपनी घोड़ा गाड़ी में सवार करके भेड़िए के पीछे लग जाता है ताकि जॉर्ज को बचा सके। और जॉन तो शेमस की घोड़ा गाड़ी से सीधे छलांग मारकर जॉर्ज के पास आ जाता है और उस ट्रॉली को ही गाड़ी से बिल्कुल अलग कर देता है। इस तरह से जॉर्ज भेड़िए के चंगुल से बच जाता है दोस्तों। और ये देखकर उस भेड़िए के गुस्से का ठिकाना नहीं होता, और गुस्से में वो अपने पास रखे शोवल को जमीन पर ऐसे मारता है ना कि पूरा बॉल ही टूटने लग जाता है, जिससे जमीन में क्रैक्स आ जाते हैं। इस कारण जॉर्ज और बाकी तीनों बाउल के किनारे से ही बाहर गिर जाते हैं, पर उन्हें चोट लग पाती। सही समय पर मैरी वहां पर आकर तीनों बच्चों को बचाते हुए घर लेकर आ जाती है। अब अगले दिन की बात है, माइकल काम पर चला जाता है, लेकिन जाने के बाद उसकी माँ को याद आता है कि लगता है माइकल अपना बैग ले जाना भूल गया। वो उसे बैग देने जा रही होती है, पर मैरी कहती है लाइए मैं दे दूंगी उसको। और फिर वो तीनों बच्चों और जैक को भी अपने साथ ले लेती है, क्योंकि रास्ते में उनको बॉल भी ठीक करना होगा जो भेड़िए की वजह से टूट गया था। तो मैरी कहती है मेरी एक दोस्त है जिसका नाम ट्रिप्सी है, वो दुनिया की हर एक चीज को ठीक कर सकती है, हम भी वहीं चलते हैं। इसलिए सभी ट्रिप्सी के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। अब वहां आने के बाद ट्रिप्सी मैरी से कहती है तुम्हें याद नहीं है क्या, आज वेंसडे है और आज मैं कोई काम नहीं करती क्योंकि मेरे घर आज उल्टा हो जाता है, सीलिंग पर रहना पड़ता है मुझे वेंसडे के दिन। मैरी कहती है माफ करना तुम्हें दिक्कत देने के लिए, लेकिन ये बॉल बच्चों की माँ की निशानी है, इसीलिए इन बच्चों के लिए ये ठीक कर दो ना। तो टिप्सी बच्चों के लिए मान जाती है। जॉन कहता है पता है माँ कहती थी कि ये बॉल बेशकीमती है, तो आप इसकी कीमत का अंदाजा लगा सकती हो क्या। तो टिप्सी कहती देखो बेशकीमती होने का मतलब ये नहीं कि वो महंगा होगा, कुछ ऐसी यादें जुड़ी होती हैं जो मामूली सी चीज को बेशकीमती बना देती हैं। ये सुनकर जॉन भी हैरान हो जाता है और अपने मन से उस बॉल को बेचने का ख्याल निकाल लेता है। टिप्सी कहती है मैं 2 दिन के अंदर इसको ठीक करके दे दूंगी, तो 2 दिन के बाद इसको लेकर जाना। ओके, मैरी भी मान जाती है। इसके बाद दोस्तों मैरी और बाकी बैंक की ओर निकल पड़ते हैं ताकि माइकल को उसका बैग लौटा सके। अब जैसे मैरी बैग दे रही होती है, जॉर्ज और बाकी दोनों बच्चे विलियम के पास जाने के लिए निकल जाते हैं ताकि उससे रिक्वेस्ट कर सके कि वो हमें थोड़ी और मोहलत दे दे, जिससे पिताजी को लोन भरने का मौका मिल जाएगा। पर तब उन्हें दोस्तों विलियम के कमरे के बाहर से आवाज आती है, जहां विलियम लॉयर से कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगा, मुझे माइकल का घर किसी भी हाल में चाहिए, वो मेरा होगा। और फिर तीनों बच्चे हैरान कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। वो गुस्से में विलियम से कहते हैं कि वो हमारा घर है, तुम उस पर अपना हक जमाने की कोशिश मत करो। तभी विलियम भी बच्चों से कहता है कि बाहर कोई गार्ड्स खड़ा नहीं है क्या, अंदर किसने आने दिया तुमको। उसे डर होता है कि उसकी सच्चाई बच्चे माइकल को ना बता दे, इसीलिए वो खुद माइकल के पास आकर कहता है कि देखो
मैंने एक हफ्ते का टाइम दिया था ना तुम्हें, मैं अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे ये बच्चे मेरे केबिन में आकर मुझसे बदतमीजी कर रहे थे कि मैं उनका घर छीनने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपने बच्चों को संभालो। तो ये सुनकर माइकल अपने ही बच्चों को डांट लगाने लग जाता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, कितनी बार समझाया मैंने, एक तो मैं खुद परेशान हूँ, ऊपर से तुमने और परेशान करके रखा हुआ है। तीनों बच्चे भी उदास हो जाते हैं कि फालतू में डांट पड़ गई, क्योंकि वो तो सच ही कह रहे थे। वो कहते हैं कि आपने तो बिना मतलब हमें डांट दिया, ये विलियम अंकल अच्छे इंसान नहीं है। ये देखकर माइकल को काफी बुरा भी लगता है, तो वो अपने बच्चों से माफी मांगता है उसके बाद उनसे ऐसे बात करने के लिए, लेकिन बेचारा वो भी क्या कर सकता था, 2 दिन में सर्टिफिकेट ढूंढना ही होगा, वरना घर गया काम से। अब दोस्तों फ्राइडे वाला दिन आ जाता है, लेकिन अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला, इसीलिए माइकल और जेन मिलकर घर का सामान बाहर निकाल रहे होते हैं, क्योंकि विलियम के कहने के मुताबिक 12 बजते ही उसको घर खाली करना होगा। आस पड़ोस के लोग माइकल और उसके परिवार को गुड बाय कहने के लाए होते हैं, क्योंकि कई सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे, पर अब मजबूरी में इनको जाना पड़ रहा है। तो माइकल बच्चों से कहता है कि तुम लोगों ने अपना सारा सामान पैक कर लिया है ना? तो जॉर्ज कहता है कि हाँ पापा, मैंने अपना सामान पैक कर लिया है, पर अपनी पतंग तो मैं लाना ही भूल गया, इसलिए वो तुरंत अपनी पतंग को लेकर आ जाता है। अब माइकल जैसे ही उस पतंग को देखता है ना, दंग रह जाता है, क्योंकि जब उसने पतंग को कचरे में डाल दिया था और हवा की वजह से पतंग यहाँ से उड़ रही थी, जिसे फिर मैरी ने लाकर जॉर्ज को दे दिया था, तो वो पतंग उस समय थोड़ी फट गई थी। तब उसी फटी पतंग को जोड़ने के लिए जॉर्ज ने उसी स्केचेस वाले पेपर को चिपका दिया था, और वही स्केचेस वाला पेपर था सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स, जिसे माइकल काफी समय से ढूंढ रहा था। अब माइकल ये देखकर बड़ा खुश होता है, पर जब उसकी नजर घड़ी पर पड़ जाती तो कहता है कि 12 बजने को सिर्फ 7 मिनट्स बाकी हैं। 7 मिनट्स में तो बैंक उड़कर भी नहीं जाया जा सकता, कोई फायदा नहीं हुआ, हमारी किस्मत ही खराब है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी घर नहीं बचाया जा रहा, काश कोई इस समय को ही पीछे कर देता। ये सुनकर बच्चे उदास हो जाते हैं, लेकिन तब उन्हें मैरी का ख्याल आता है, और वो बच्चे मैरी से कहते हैं, क्यों मैरी आंटी, आपने ही कहा था ना इम्पॉसिबल में भी पॉसिबल छुपा हुआ है, तो चलिए ना समय का पहिया घुमाइए। तो मैरी कहती है, कोशिश कर सकती हूँ, आओ मेरे साथ। इसलिए माइकल जेन के साथ बैंक की ओर जाता है और मैरी बच्चों के साथ उस क्लॉक टावर के पास जाती है, क्योंकि विलियम ने कहा था 12 बजते क्लॉक टावर रिंग करेगी, उससे पहले ही वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट होगा। इसीलिए जैक उन बच्चों की मदद करने के लिए अपने दोस्तों को बुला लेता है। उसके सारे दोस्त मिलकर एक के बाद एक करते हुए सीढ़ियां लगा देते हैं जो क्लॉक टावर तक जा रही होती है। सबसे पहले क्लॉक टावर में अंधेरा करना होगा, ताकि किसी को पता ना चले कि इसका टाइम बदला जा रहा है। जैक अंधेरा करने में कामयाब हो जाता है, और तब मैरी उड़ते हुए दोस्तों क्लॉक के पास आती है और उसका टाइम कुछ मिनट्स पीछे कर देती है। उधर विलियम तो इंतजार कर रहा होता है कि चलो 12 बज गया, अभी तक माइकल नहीं आया, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि 12 बजने के बाद भी अभी तक क्लॉक टावर बजा क्यों नहीं, क्या हो गया इसको, मेरी घड़ी में तो 12 बज गए हैं। तब उसे बैंक के बाहर माइकल आते हुए दिखाई देता है। विलियम लॉयड से कहता है कि जल्दी दरवाजा बंद करो, माइकल को अंदर मत आने देना। ये देखकर दोस्तों माइकल उसी पतंग को उड़ाते हुए खिड़की से विलियम के केबिन में डालने की कोशिश करता है, पर विलियम खिड़की ही बंद कर देता है। फिर मैरी अपनी शक्तियों से ऐसी हवा चलाती है कि खिड़की अपने आप खुल जाती है और पतंग सर्टिफिकेट के साथ विलियम के टेबल पर, और तब बजता है क्लॉक टावर, और वादे के मुताबिक विलियम को सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करना होगा। ये देखकर तो उसके गुस्से का ठिकाना नहीं होता, पर विलियम सर्टिफिकेट देखकर कहता है कि इसमें स्टैम्प वाला पार्ट मिसिंग है, स्टैम्प के बगैर सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता, माफ करना मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो माइकल जॉर्ज से कहता है कि मेरे बच्चे, आखिरी पार्ट सर्टिफिकेट का तुमने कहाँ चिपकाया था, याद करो, वरना सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पर जॉर्ज को तो याद ही नहीं है। विलियम खुश कि अब तो मेरा घर हो गया वो, लेकिन तब वहां पर डंकन आ जाता है, जिसे मैरी लेकर आई थी। उसने विलियम की सारी करतूत डंकन को बता दी होती है। ये देखकर डंकन विलियम से कहता है कि शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए, अरे तुम्हें पता भी है हमारा ये बैंक माइकल के पिता की मेहरबानियों की वजह से है, आज इस मुकाम पे उन्हीं की मेहरबानियों की वजह से खड़ा है, वरना हम तो कब का बर्बाद हो चुके होते। और ऐसे इंसान के बेटे के घर छीनने की तुम कोशिश कर रहे हो, बताओ, जबकि उसने सर्टिफिकेट ला कर भी दे दिया तुम्हें। मैं आज से ही तुम्हें चेयरमैन की पोजीशन से निकालता हूँ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ये सुनकर विलियम के गुस्से का ठिकाना नहीं होता, पर वो कर भी क्या सकता था। लॉयर्स ही उसको धक्का मार के बैंक से बाहर कर देते हैं। फिर डंकन माइकल को और उसके परिवार से कहता है कि देखो, मुझे किसी स्टैम्प की जरूरत नहीं है, मेरे सामने तुम्हारे पिता ने शेयर्स खरीदे थे और आज उन शेयर्स की कीमत इतनी है कि तुम्हारा लोन क्लियर होकर भी काफी सारे पैसे बच जाएंगे, जिससे तुम्हारा परिवार आराम की जिंदगी गुजार सकता है। ये सुनकर माइकल और उसके परिवार की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता और वो भागे भागे अपने घर आ जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ घर नहीं बल्कि परिवार का एक सदस्य है उनके लिए। पूरे मोहल्ले में खुशियां आ जाती हैं। माइकल और उसके परिवार को वापस देखकर सभी लोग खूब मस्ती करते हैं और उन्हें ऐसा खुश दूर खड़ी मैरी देख रही होती है। वो कहती है, समय आ चुका है अब किसी दूसरे परिवार में खुशियां भरने का। इतना कहने के बाद वह हवाओं के साथ बादलों में कहीं गायब हो जाती है। एक घर को खुशियों से भरकर मैरी हमेशा के लिए दूर चली गई ताकि और जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये अच्छी फील वाली मूवी खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।